हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एट यूनिवर्स 7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो ये चैप्टर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो मैं आपको याद दिलाऊं, आपने पहले भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी हुई है। क्लास 11th के अंदर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है, बिजनेस का एक फॉर्म है जिसमें एक इंसान बिजनेस करता है, तो उनके फाइनल अकाउंट्स आपने पढ़े हुए हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। फिर आपने क्लास 12th के अंदर ही पढ़ा पार्टनरशिप के जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, वो भी पीएल अकाउंट बनाते हैं और वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी। तो यही चीजें क्या है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में भी हमें पढ़नी है। और बस थोड़ा सा इसका रूप बदल जाता है क्योंकि यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट है उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है, हमने पहली बार जो देखा था वो अकाउंटिंग के डेफिनेशन में ही देख लिया था, वहीं पे हिंट मिल गया था कि अकाउंटिंग में जो हम फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं वो क्या होता है। तो आपने पढ़ा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो ये जो वर्ड समराइजिंग था, इसका मतलब क्या था कि जो भी पूरे बिजनेस में अकाउंटिंग हो रही है, हिसाब किताब हो रहा है, उसका एक छोटे रूप में सारी चीजें व्यक्त कर देना। तो हम छोटे रूप में क्या व्यक्त करते हैं कि भाई हमने पूरे साल भर मेहनत करके क्या कमाया, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस जो निकालते हैं, या फिर हम देखते हैं कितनी हमारे पास संपत्ति है, एसेट्स है, कितना हमारे ऊपर उधार है यानी लायबिलिटी है, तो ये हम फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें समराइज्ड फॉर्म में होती हैं, ये समरी ही तो है पूरे साल भर की। तो यही क्या है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो कंपनी के केस में क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर समराइज्ड स्टेटमेंट, बिल्कुल जैसा मैंने आपको अभी बताया, of accounting data prepared by an enterprise at the end of an accounting process। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के एंड में जो भी इंटरप्राइज अकाउंटिंग डाटा से प्रिपेयर कर रही है समराइज स्टेटमेंट्स, उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है, इस तरीके से पढ़ सकते हैं आप। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बैलेंस शीट इंक्लूड होती है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड होता है। अभी आपने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था। तो मैंने आपको बोला कि भाई सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट लागू होता है, तो इसलिए उस हिसाब से बनाया था। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, यहाँ पे बनता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये स्टेटमेंट के रूप में बनाया जाता है, ना कि अकाउंट के रूप में बनाया जाता है। फिर आता है नोट्स टू अकाउंट, क्या होता है बताएंगे, ठीक। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट एक चैप्टर भी है जो कि हम, ठीक है, जिसका वन शॉट वगैरह तो आ ही चुका, तो आप एक बार वहां पे देख सकते हैं। बाकी इसको पार्ट वाइज भी हम पढ़ाएंगे, टुकड़े टुकड़े करके इसको अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहां तक बातें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर से मेनली हमें ये तो अलग चैप्टर में पढ़ना है, ये आपके कोर्स में नहीं है, तो ये तीनों के जिक्र अच्छे से होगा और इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होती हैं विशेषताएं। तो दे रिलेट टू पास्ट पीरियड, ऑब्वियसली भाई पास्ट पीरियड से रिलेटेड है, यानी पूरे साल भर में जो हमने किया उसको एंड में जा करके समराइज कर रहे हैं, ठीक है। एंड 10 आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे बेटा, हिस्टोरिकल नेचर के हो गए। दे एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, यहाँ पे सारी बातें पैसों के रूप में की जाती हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। जो चीज़ पैसों में व्यक्त नहीं हो सकती उसको हम अकाउंटिंग नहीं, मतलब उसकी अकाउंटिंग हम करते ही नहीं है। जैसे गुडविल चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसको हम अकाउंटिंग में नहीं मतलब लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि उसके लिए आपने कुछ पे नहीं करा और उसकी वैल्यू निकालना, मॉनेटरी वैल्यू निकालना मुश्किल है, ठीक। ओके, फिर आता है दे शो फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है बेटा, बैलेंस शीट से पता चलती है। एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है बेटा एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आगे से हम इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एसपीएल, ठीक। तो पोजीशन मतलब क्या, पोजीशन का मतलब आज मेरे पास दौलत है, शौहरत है, बंगला है, गाड़ी है, हमारे पास क्या है, ठीक है। तो वो पोजीशन है कि किस पोजीशन पे, यानी आपके पास संपत्ति कितनी है, आपके उधार कितने, कर्जा कितना है आपके ऊपर। और परफॉर्मेंस का मतलब क्या, कि जो भी आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट, परफॉर्मेंस का रिजल्ट क्या निकल रहा है, प्रॉफिट में या लॉस में, तो वो परफॉर्मेंस होती है, ठीक। चलिए, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसके पीछे ऑब्जेक्टिव यानी हमारा उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहला, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डाटा ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, असेट्स, हमारी एसेट्स हमारे बिजनेस के लिए रिसोर्सेज है। एंड ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब हमारी लायबिलिटी यानी उधार यानी कर्जा। तो इसके बारे में हमें फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड करती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
फर्स्ट पॉइंट डन। दूसरा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी, कि हमारे अंदर कितना दम है पैसा कमाने का, अर्निंग कैपेसिटी बताती है हमारी, ठीक है, यानी हमारी परफॉर्मेंस के थ्रू कि प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस कमा रहे हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि भाई हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इतना पैसा लगा कि इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसका मतलब कि भाई हमारे अंदर कितना दम है, ये बात हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बता रही है। सेकंड पॉइंट डन। थर्ड पॉइंट, टू प्रोवाइड सफिशिएंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भाई ये क्या करते हैं, ये सफिशिएंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन देते हैं, सफिशिएंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन देते हैं। किसको इंफॉर्मेशन देते हैं भाई, ये उन पार्टीज को इंफॉर्मेशन देते हैं जो इंटरेस्टेड होती हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब जैसे कौन, जैसे ओनर खुद, हम मालिक हैं, मैंने बिजनेस शुरू करा तो मैं खुद चाहूंगा कि भाई मैंने जो पैसा लगाया उसका चल क्या रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट जो पूरे बिजनेस को चला रहा है तो उसको भी तो पता होना चाहिए कि भाई मैंने जो किया उसका रिजल्ट क्या आया, और अगर रिजल्ट अच्छा आया तो मुझे और कैसे अच्छा करना, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो मुझे कैसे उस नेगेटिव चीज़ को खत्म करके पॉजिटिव होना है, मैंने प्रॉफिट कमाना है। और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। हमारे सप्लायर हैं, क्रेडिटर है, लेंडर है, बैंक है, ये सारे लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको उससे क्या चाहिए बेटा, सफिशिएंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वो अपने डिसीजन ले सके, है ना। फिर आता है थर्ड पॉइंट डन। फोर्थ आता है, टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। ओके, तो ये देखना चाहते हैं कि जो बिजनेस काम कर रहा है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू क्या है। मतलब होता है ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो हो सकता है कि हम अपने अकाउंटिंग ऐसे शो कर रहे हैं कि गड़बड़ है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या बताती है भाई, असलियत बताती है। मतलब आपको देखने में लग रहा होगा और बहुत बढ़िया चल रहा है बिजनेस, ये चल रहा है, वो चल रहा है, फिर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, पता चला लॉस चल रहा है, दिखा रहे हैं कि बस अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो जाती है कि वो दिखा रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग उनकी चेक करोगे तो पता चलेगा कि भाई वो लॉस में या प्रॉफिट में, ठीक है। आपने क्या करा, आपको लगा रहा है इनके पास तो बहुत पैसा है, तो एडवर्टीजमेंट बहुत करवा रहे हैं, तो ये काम बहुत कर रहे हैं, बाद में पता चला भाई 2 करोड़ का लोन ले रखा था इन्होंने, तब कर पा रहे थे, असलियत में इनका पैसा इनका लगा ही नहीं हुआ बिजनेस में। फोर्थ पॉइंट डन। फिफ्थ पे आ जाओ, टू सर्व एज द बेसिस फॉर फ्यूचर प्लानिंग। अब भाई देखो, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो इससे हमें परफॉर्मेंस पता चलती है जो करंट ईयर की होती है, और पोजीशन पता चलती है जो आगे हमारे बिजनेस को सपोर्ट करने वाली है। तो हम इससे फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अलग अलग ऑपरेशंस में। किस तरह से भाई हमने अभी कमाया तो अगले साल हम कैसे करेंगे, इस साल हमारी असेट्स इतनी है, हमारा टर्नओवर इतना है, तो हम उसको कैसे इंक्रीज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे फ्यूचर प्लानिंग में काम आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लोज। अब भाई आपने देखा भी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो वो कैश फ्लोज यानी पैसे का आना, पैसे का जाना, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट दिखाई देता है वो जरूरी नहीं उतना पैसा हमारे पास हो, क्योंकि वो एक्रूअल बेसिस पे बन रहा है। एक्चुअल में पैसा कौन सा हमारे पास होगा, जो कैश बेसिस पे जितना पे किया और जितना रिसीव किया। तो एक्चुअल में जो जेब में पैसा तो वही होता है जो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग हो, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कैश बेसिस अकाउंटिंग के हिसाब से बताती है कि आपका भले ही प्रॉफिट भाई करोड़ों में हो जाए, क्या आपके पास उतने करोड़ रुपए हैं भी या नहीं है, और एक्चुअल में जो जेब में पैसा होता है उसी से बिजनेस चल पाता है। समझ में आ रही है बात। फिर 7th पॉइंट पे आते हैं, टू हेल्प टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। फिर ये भी देख पाते हैं कि भाई देखो बिजनेस चलाने वाला कौन, जो भी रिजल्ट आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो चला कौन रहा है, बिजनेस, मैनेजमेंट चला रहा है। तो मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी पता चल जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। लास्ट आता है, टू डिस्क्लोज वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसीज, और किस तरह से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्या पॉलिसी लगाकर कर रहे हैं, कैश पे बेच रहे हैं, क्रेडिट पे बेच रहे हैं सामान, हम कितना हम डेटर को टाइम देते हैं पैसा वापस लौटाने के लिए, कितना हमें क्रेडिटर से टाइम मिलता है पैसा उनको पैसा लौटाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर क्या है। तो सबसे पहला रिकॉर्डेड फैक्ट है इसका नेचर में, कि भाई रिकॉर्डेड फैक्ट के बेसिस पे काम होता है, यानी जो भी वाउचर्स वगैरह होते हैं, बिल्स होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे इसको हम बनाते हैं। वो कोई भी चीज़ जिसका वाउचर या कोई बिल नहीं है हमारे पास, वो अकाउंटिंग में दिखाई भी नहीं देगा आपको। जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है उसका पुख्ता सबूत है कि भाई उसका बिल हमारे पास है, तभी हम मानेंगे वो ट्रांजैक्शन हुई है, तभी हमने उसको रिकॉर्ड किया है, तभी उसको उसकी लेजर पोस्टिंग हुई है, तभी वो ट्रायल बैलेंस में आया, उसके बाद ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आया। ठीक है, तो रिकॉर्डेड फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। फिर आता कन्वेंशन, कि भाई हम अवधारणाएं मान करके काम करते हैं, जैसे हम कंजर्वेटिज्म, जिसको हम प्रूडेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रूडेंस।
जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रूडेंस भी बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी क्या कहते हैं कन्वेंशंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जिनको देख करके हम अपने बिजनेस को चला रहे हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक, फिर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं बहुत सारे, जैसे गोइंग कंसर्न है। हम गोइंग कंसर्न क्या होता है, आपको 11th क्लास में पढ़ाया हुआ है। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं हम उसको ये मान करके करते हैं कि हम नियर फ्यूचर में बंद नहीं करने वाले, स्केल डाउन नहीं करने वाले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर डिसाइड करती है। अब इसका इंपैक्ट कैसे पड़ता है कि भाई प्रूडेंस कंसेप्ट हमें बताता है कि फ्यूचर में दिखने वाला कोई भी लॉस या लायबिलिटी या एक्सपेंस उसको हम आज ही कंसिडर करेंगे। तो किस वजह से हो रहा है, गोइंग कंसर्न की वजह से ही तो हो रहा है। गोइंग कंसर्न अगर बोल दे, गोइंग कंसर्न हम फॉलो ना करें, हमें लगता है कल ही बिजनेस बंद हो जाएगा, तो हम इतना फ्यूचर देखेंगे क्या, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वहाँ लग ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फ्यूचर का असर होता है, इस वजह से उसका नेचर बदल रहा है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि गोइंग कंसर्न है, कंजर्वेटिज्म है, बहुत कुछ है। ठीक है, ये बहुत बेटा ये चीज़ें जो हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी क्यों है, आपने इस अकाउंट को क्यों वहाँ पे लिखा, क्यों दिखाया, उन सब के पीछे थ्योरी है, और उन थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है, जो एक होता है ना प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, ये वो नहीं है। और आप ये भी नहीं बोल सकते ये प्योर थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। ये बेटा ऐसा ब्लेंड है जो शायद ही बहुत कम देखने को मिलता है इस तरह का। ठीक है, थियोरी का और न्यूमेरिकल्स का। आते हैं, आगे बढ़ते हैं, पर्सनल जजमेंट के बारे में बात करते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, कोई इंसान बना रहा है, कोई अकाउंटेंट है जिसको अकाउंटिंग आती है, तो बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, बहुत सारी अलग अलग एजम्पशंस हैं जिनको मान करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है और अपने अकाउंटिंग करते हैं। हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ डेप्रिसिएशन का, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सिलेक्टिंग अ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के कौन सा मेथड लगाओगे। भाई मैं अगर अकाउंटिंग कर रहा हूँ, मुझे WDV मेथड ज़्यादा पसंद है, मैं स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं लगाता। कोई स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएगा वो भी गलत नहीं कर रहा अपनी जगह पे। तो वो हमारी पर्सनल जजमेंट है जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो ये हमारी पर्सनल जजमेंट है, तो उसकी वजह से भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर है वो चेंज हो जाता है। फिर 5th पॉइंट आता है सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि जैसे मान लो कि आप कोई वो मिल्क शेक बना रहे हो, तो उसमें केले डालोगे तो वो बनाना शेक बन जाएगा, उसमें आम डालोगे तो वो मैंगो शेक बन जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर पुटिंग इनटू द थिंग है ना, उसके अंदर हम डाल के आ रहे हैं, वो उसका नेचर बदल देता है। तो सेम जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर हमने कौन से सोर्स से इन्फॉर्मेशन डाली है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इट कंक्लूजन आर ड्रॉन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। तो भाई उसी से हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन क्या कर पाते हैं, ड्रॉ कर पाते हैं कि भाई ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है। अब वो इन्फॉर्मेशन ही गलत होगी तो प्रॉफिट जो हम देख रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जो हम देख रहे हैं वो गलत होगा। तो किसी भी चीज़ का सही नेचर उसकी सही उसमें जो सोर्स यूज किया गया उससे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एसेंशियल मतलब उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जिसके बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनने वाली, या जो होना ही होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वो फर्स्ट वन इज एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, कि भाई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहे हो तो झूठ झूठ क्यों बोल रहे हो भाई, सच सच बताओ ना। तो एक्यूरेट होना चाहिए, इट शुड डिस्क्लोज द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। कैसा बेटा, फैक्चुअल, फैक्ट के बेसिस पर, ऐसा नहीं कुछ भी ऊपर ऊपर उड़ती उड़ती बातें बोल दी है, फैक्ट होना चाहिए। ठीक, यानी साइंटिफिकली प्रूवन जो होता है वो। अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, एंड द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। ठीक, अंडरस्टैंडेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से एक आती है अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई और वो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ समझ में नहीं आती उससे हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो फिर क्या ही करेंगे उसका। तो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो अंडरस्टैंडेबिलिटी दे हमें। इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो देखो यहाँ पे बात करिए एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और आपने पढ़ा हुआ है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको प्यार से आप गैप बोलते हो। तो उसमें ये क्यों है जर्नली एक्सेप्टेड, जर्नली मतलब हर कोई इसको मान करके उसी हिसाब से अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग कर रहा है पूरी दुनिया में। तो ये इसलिए हो रहा है ताकि मैं जो अकाउंटिंग कर रहा हूँ वो तुम्हारी भी अकाउंटिंग हो। आप किसी और देश में जाते हो, जैसे चाइना चले गए सपोज, वैसे लोग जाना पसंद नहीं करते कहीं, लेकिन चाइना मान लो चले गए आप, या फिर आप चले गए पुर्तगाल चले गए, कहीं पे चले गए आप, वहाँ की लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक जर्नली एक्सेप्टेड लैंग्वेज होती जो हर इंसान बोलता ही है तो फिर हर कोई समझ भी पाता, हर कोई समझ भी पाता। तो समझने के लिए हमें सब लोगों को एक ही प्रिंसिपल पे काम करना होगा, एक ही तरीकों से काम करना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसलिए अकाउंटिंग के अंदर पूरी दुनिया में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चलते हैं और वही इस अकाउंटिंग को क्या बनाते हैं बेटा, अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। तो हमें जो अकाउंटिंग करनी है, जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, वो प्रिपेयर कैसे करना है, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर, तभी वो अंडरस्टैंडेबल बन पाएंगे। फिर जब हमने सारी चीज़ें एक जैसी बना ली गैप को फॉलो करके, एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को अगर हमने वैसे बना ली तो फिर वो कंपेरेबल भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, फिर वो कंपेरेबल भी हो जाएगी। इट शुड डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन इन मैनर दैट द यूजर कैन कंपेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम एंटिटी ओवर द ईयर्स, जिसको हम बोलते हैं इंट्राफर्म कंपैरिजन। क्या कह रहे हैं कि ये क्या डिस्क्लोज करे, ये डिस्क्लोज करे इंफॉर्मेशन इस तरीके से कि जो यूजर है वो कंपेयर कर पाए। अगर भाई देखो, इन्फॉर्मेशन हम जो जनरेट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जो भी यूज़र है, चाहे वो ओनर है, मैनेजमेंट है, या फिर वो बाहर के लोग हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हैं, तो अगर वो देख रहे हैं तो कंपैरिजन हो पाए। कोई आप गए, आपका बिजनेस था, आप गए अपने अकाउंटेंट के पास, कभी पिछले साल की स्टेटमेंट उठाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के बताओ क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। वो बोले भाई साहब समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा दोनों को। अरे फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो आप अकाउंटिंग ऐसे करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा बनाओ कि जो कंपेयर कर सके हम अपनी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो सेम एंटिटी, यानी हम अपने ही बिजनेस को अलग अलग सालों में कंपेयर कर रहे हैं, यानी खुद को अलग अलग टाइम पीरियड में अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसी कंपैरिजन को बोलते हैं बेटा इंट्राफर्म। इंट्रा मतलब जो विद इन, इंट्राफर्म मतलब खुद से कंपेयर कर रहे हैं। एंड ऑल्सो कंपेयर द रिपोर्टिंग कंपनीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद दैट ऑफ द अदर कंपनीज। फिर एक तो हम खुद को कंपेयर कर रहे हैं खुद से, जिसको हम बोलते हैं इंट्राफर्म कंपैरिजन। हम दूसरों से भी तो कंपेयर करना चाहेंगे अपने आप को कि मेरे कॉम्पिटिटर से मैं कितना अच्छा चल रहा हूँ या बेकार चल रहा हूँ। ठीक है, मैं कंपटीशन में आगे हूँ या नहीं हूँ। तो दूसरे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके तो कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर दूसरे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगी क्या आराम से? हाँ बेटा मिल जाती है, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पब्लिकली क्या कहते हैं पब्लिश करना पड़ जाता है। ऑडिटर रिपोर्ट होती है उसके अंदर आ जाता है, कंपनी की रिपोर्ट्स होती है उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो हमें मिल सकता है, तो हम कंपेयर, अगर वो कंपेरेबल है तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। और अगर हम दूसरी कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं खुद को, तो बेटा वो इंटरफर्म कंपैरिजन है। एक है इंट्राफर्म, एक है इंटरफर्म। ठीक है, तो इंट्रा मतलब खुद से कंपेयर करना, इंटर मतलब दूसरों से खुद को कंपेयर करना। ठीक है, ये अगले चैप्टर में बहुत काम आएगा जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। फिर एसेंशियल्स में कुछ और बातें हैं। वेरीफाइबल, कि भाई आप वेरीफाई कर सको। ठीक है, जैसे आप अपना गूगल अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, कुछ भी ऐसा अकाउंट आप कहीं बनाते हैं, तो कई बार होता है ना पासवर्ड वगैरह इधर उधर हो जाता, ध्यान नहीं आता, तो फिर वो आपको वेरीफाई करता है कि आप ही हो ना, आप ही अपने अकाउंट को एक्सेस कर रहे हो, कोई और है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग के अंदर भी चीज़ें वेरीफाई कर सके कि भाई जो लिखा है वो सही है ना, या कुछ और ही है। तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी वेरीफाइबल फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। कि भाई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम देखते रहे बिल्डिंग, हमने क्या कहते हैं 2 करोड़ की हमारे पास बिल्डिंग है। ठीक है, लेकिन हमने उसको कब खरीदा था, कहाँ है उसका डॉक्यूमेंट? आपके पास कागज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके रजिस्ट्री है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, आपने मोबाइल लिया, आपके पास बिल है उसका। तो हम वेरीफाई कर सके, और जो वेरीफाई हो सकता है वही चीज़ मान्य होगी, अदरवाइज सब झूठ है, धोखा दिया जा रहा है। ऐसे तो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी लिख देगा। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीज़ें दिखाई जाती है वो भी वेरीफाइबल होनी चाहिए। फिर बात करते हैं रेलेवेंट, कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं वो रेलेवेंट होनी चाहिए। आप मुझसे पढ़ने आए हो और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि पता उस शोरूम के अंदर वहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, और कहोगे सर ये देखने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, ये बात करने के लिए आया हूँ? नहीं, पॉइंट इज दिस के जिस जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसी चीज़ के बारे में बात होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है कि छोटा भीम ने कितने लड्डू खाए थे, क्या फायदा उस चीज़ का? हमें छोटा भीम से क्या करना है? आपको तो डोरेमोन पसंद है ना, चलो कोई नहीं, ओके ठीक है। तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अकॉर्डेंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट। कि भाई देखो कंपनी है, कंपनी क्या करती है भाई, कंपनी बहुत बड़े लेवल पे काम करती है जिससे पब्लिक बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। तो पब्लिक का बहुत बड़ा स्टेक होता है, पब्लिक ने पैसा लगाया होता है। तो भाई कानून जो है कंपनीज एक्ट 2013 उसने भाई लीगल रिक्वायरमेंट डाल रखी है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी तरीके से बनानी है और आपको ये बातें बतानी पड़ेंगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी।
तो तब जाकर के चीज़ें रेलेवेंट होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेलेवेंट पॉइंट में आप हमेशा क्या लिखोगे, लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में लिखोगे कि जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो वो कैसे होनी चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट। फिर आता है टाइमलीनेस। इसका बढ़िया एग्जाम्पल बनता है कि भाई वो एक कबीर का दोहा है ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। आई थिंक कबीर जी का दोहा है, ठीक। तो ये लाइन बहुत प्यारी लगती है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने का क्या फ़ायदा, कि जब उसकी डेथ ही हो जाएगी तो उसको तुम अमृत पिला दो या तुम उसको गंगा जल पिला दो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो टाइम फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो, कि भाई आप जो टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रहे हो वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही ऑब्सोलीट है, तो उसका फ़ायदा क्या है। तो हर टाइम को याद रखते हुए अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक आपको वो सारी बातें क्लियर करके चलनी होती हैं। इट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल पीरियड आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, कि भाई आप जो भी साल भर में करा अकाउंटिंग पीरियड वगैरह वो साल भर के एंड तक बता देना है, डिस्क्लोज कर देना है, अदरवाइज इट मे लूज रेलिवेंसी। कि भाई आप अपने दोस्त को फ़ोन मिला रहे हो, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, वो फ़ोन मिला रहा, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, बाद में भाई भागते हुए पहुंचे, पहले ही चले जाते उसके पास कि भाई वो ना तेरे को गुंडे पीटने आ रहे हैं। वो पिट चुका है, वो पिट चुका है भाई, अब बता के क्या फ़ायदा। तो अगर आप टाइम से कोई चीज़ नहीं करते तो वो अपनी रेलेवेंसी खो देता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिले कॉज्ड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सच इंफॉर्मेशन। कि आप प्रिपेयर करने में टाइम लगा रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या प्रेजेंट करने में टाइम लगा रहे हो, तो उससे फिर फ़ायदा नहीं है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बाकी जो भी बच्चे हमारे साथ भाई इसी तरीके से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और CUET की तैयारी भी हमारे साथ करना चाहते हैं, तो उनके लिए भाई एक बहुत ही बढ़िया अवसर आया है। समर 2.0 बैच फ्रेशली लॉन्च हो चुका है, तो आप इसमें अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो भाई आपकी CUET और क्लास 12 दोनों की तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक। और साथ ही साथ अगर आप मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और इस सेशन को भाई अगर आपने समझा और आपको अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे भाई, इसको पूरा प्यार देंगे, लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लासेस कैसी लग रही हैं। और वो जो छोटा भीम और डोरेमोन की बात हुई है, आप किसके फ़ैन हैं वो भी बता सकते हो। और सब्सक्राइब अगर ज़रूर करें अगर आपको भाई लगता है कि सिंसियर एफर्ट्स हैं हमारी क्लासेस में और आपको सीखने को मिलता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और रेलिवेंट है, ठीक है, और टाइमली काम हो रहा है, देखो ऐसे रिवीजन भी चलता है, ठीक। बाकी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और है कि आप हमारे साथ भाई जो बच्चे, ये तो पार्ट वाइज वीडियो आ रही हैं, आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाया जा रहा है, लेकिन जो बच्चे एंड में देख रहे हैं बेटा इसको, तो आपको ऑलरेडी भाई इतना टाइम जा चुका है, अगर आप पेपर आ चुके हैं तब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे बढ़िया आप जाइए प्लेलिस्ट में, कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल है हमारे जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे बेटा आपको क्लास 12 की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। बिजनेस की भी है, अकाउंट्स की है, मैथ्स की है और इकोनॉमिक्स की है। तो अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं तो अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी चैप्टर से, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली यानी 3rd बुक हो, तो आपको सारे के सारे चैप्टर वन शॉट में मिल जाएंगे, एक वीडियो देखें और चैप्टर पूरा खत्म, ठीक है। बाकी कोशिश करूंगा कि आई बटन में इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूं। और CUET के लिए जहाँ तक मैं आपको बता रहा था, तो आप हमारे साथ अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं, या फिर आप गूगल पे सर्च करिए अड्डा 24/7 और पहुंच जाइए इस वेबसाइट पे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेज दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, आपको अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा राइट हैंड पे, वहाँ पे क्लिक करना है, CUET सिलेक्ट करना है, और ऑफ कोर्स आप कॉमर्स हैं तो कॉमर्स पे क्लिक करेंगे। समर्थ बैच आपको दिख रहा है 6799 का प्राइस है, इसमें आपको ई बुक्स मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। बेटा क्या क्या आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो CUET के पर्पज से भी और आपकी क्लास 12 के पर्पज से भी है। जैसे कॉमर्स डोमेन सेक्शन नंबर 2 जिसके अंदर आपको अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स सब पढ़ाया जा रहा है, और CUET के लिए आपको लैंग्वेजेस पढ़ाई जा रही है, हिंदी और इंग्लिश, और जनरल टेस्ट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो भी आपको कराया जा रहा है, ठीक है। जो प्राइस दिख रहा है उसको देखकर डरने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, आपको बाय नाउ पे क्लिक करना और कोड लगाना है जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है एंटर कूपन कोड, तो आप लगाएंगे Y550 और जैसे ही आपने लगाया आप अप्लाई करिए 6639, आपको ये प्राइस और कम होकर दिख जाएगा और टोटल डिस्काउंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, वो है 1359 का, ठीक। और अगर ये वीडियो आप बहुत लेट देख रहे हैं, समर्थ बैच या कोई और बैच आ चुका होगा, तो भी आपको क्या कोड लगाना भाई, कोड आपको यही हेल्प करेगा, आपको डिस्काउंट दिलाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप इसको पूरा प्यार देंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और बस इसी तरह पढ़ते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे कॉमर्स अड्डा 24/7 के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो इससे पहले एक पार्ट हो चुका है, आज है सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो हम पढ़ेंगे इसको और खत्म कर देंगे आज की ही क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और वन शॉट में अगर आपको इस चैप्टर को देखना है या बाकी पूरा कोर्स हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर वो आपको देखना है तो आपको आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो फटाफट रिवीजन के लिए वहां पढ़े और ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको तसल्ली से अगर पढ़ना है तो आपको और अच्छे समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो भाई हम आज पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे पहले हमने एसेंशियल्स पढ़ लिए, इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, इससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और इसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ पढ़ लिया, क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, आज हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज गैप्स बिटवीन द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, के मैनेजमेंट जो परफॉर्म कर रही है एंड उससे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी भाई मैनेजमेंट है कौन, एम्प्लॉइज तो हैं, तो वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनके बीच का गैप हमें कौन बताता है बेटा? हमें बताता है, हमें समझ में आता है किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आता है। ठीक, सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड बेसिक इनपुट। यहां पे हमें बेसिक इनपुट मिलता है फॉर इंडस्ट्रियल टैक्सेशन, ठीक है, एंड अदर इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब देखो जैसे कई बार होता है कि अगर होता नहीं है कि अगर आपको किसी स्कीम के लिए अप्लाई करना है, बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना है, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाल रखी है स्टार्टअप्स के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो उनके अलग अलग क्या होती है बेटा, कंडीशंस होती हैं। उनको फुलफिल करने के लिए आपको अपनी बैलेंस शीट दिखानी पड़ती है कि आपका इतना टर्नओवर है, तो आपको भाई ये स्कीम में आपको गवर्नमेंट आपकी थोड़ी सहायता करेगी आपका बिजनेस को बूस्ट करने के लिए। आजकल बहुत कुछ हो रहा है। तो भाई आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वही देखने के बाद तो सारी चीजें हो पाएंगी। तो इंडस्ट्रियल टैक्सेशन हो गया या अदर इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गए, वो भी बेटा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही टिकी होती हैं और वहां पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिक इनपुट की तरह यूज किया जाता है। ठीक, तो इसलिए भी बेटा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर्म्स द बेसिस फॉर ग्रांटिंग क्रेडिट। अगर भाई आप बैंक के पास जाओगे, भैया लोन दे दो, तो वो बोलेंगे भाई अपनी बैलेंस शीट, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओगे, तुम कर क्या रहे हो आजकल, तुम्हारी परफॉर्मेंस चेक करेंगे पहले कि तुम प्रॉफिट कमाते हो, लॉस में जाते हो, तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे, भाई तुमने ज्यादा कर्जा ले रखा तो तुम्हें और नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलती है और इसी से इनको क्रेडिट ग्रांट होता है। क्रेडिट मतलब उधार मिलता है, किससे बेटा? बैंक से, लेंडर्स से, इन सब से। ओके, फिर आता है फोर्थ पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प द इन्वेस्टर टू असेस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या करता है बेटा, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनकी हेल्प करता है कि वो एसेस कर पाए कि भाई लॉन्ग टर्म में इनका क्या चल रहा है, भाई सॉल्वेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे, और ये शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंसी इनकी कैसी है, यानी ये अपनी ऑब्लिगेशंस को हैंडल करने के लिए, उसको पे ऑफ करने के लिए सक्षम है या नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ वो प्रॉफिटेबिलिटी भी देख पाते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं। शार्क टैंक तो आपने देखा ही होगा, है ना, तो बहुत सारी चीजें वो पूछते हैं। तो ये सब क्या है, ये वही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड टर्म्स पूछते हैं वो। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प ट्रेड एसोसिएशन जो होती हैं फॉर वेरियस पर्पस सच एज प्रोवाइडिंग सर्विस एंड प्रोटेक्शन टू देयर मेंबर्स। तो भाई जो मान लो आप किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम करते हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या फिर आपकी डेयरी इंडस्ट्री है, तो ये सारी इंडस्ट्री होती है, तो सारी के सारे जो बिजनेसेस उसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो एसोसिएशन के रूप में भी काम करते हैं। ट्रेड एसोसिएशन जो होती हैं अलग अलग पर्पज से वो बनाई जाती हैं, तो एक दूसरे को सर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए भी भाई उनके बीच में एक गठन होता है, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है। तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही सारे एक्ट करते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं लिमिटेशन की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस भी होती हैं भाई। अब भाई देखो अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, तो अकाउंटिंग से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, तो उसकी भी लिमिटेशंस होंगी ही। तो इन्फॉर्मेशन गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज हिस्टोरिकल इन नेचर एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट द फ्यूचर। तो सबसे बेकार बात है, यानी लिमिटेशन में बेकार बातें ही होंगी कि हिस्टोरिकल नेचर की पुरानी बातें करते हैं, डज नॉट रिफ्लेक्ट द फ्यूचर, फ्यूचर को रिफ्लेक्ट नहीं करते। फर्स्ट पॉइंट डन। फिर आता है सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन कंबाइंड विद द पर्सनल जजमेंट। कि भाई देखो आप अकाउंटिंग कंसेप्ट लगाते हो, अच्छी बात है, आप कन्वेंशंस लगाते हो, अवधारणाएं, मतलब जो आपको लगता है अकाउंटिंग की वो आपने जो पढ़ी है वो लगाते हो, ठीक है, लेकिन उसके साथ आप पर्सनल जजमेंट मिक्स कर देते हो, तो भाई पर्सनल जजमेंट कुछ भी हो सकते हैं और उस वजह से भाई एक ह्यूमन इंटरवेंशन है और ह्यूमन एरर आने के चांसेस बन जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में।
ठीक है, कि भाई मुझे क्या लगता है मैं उस हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो भाई आ ही जाता है ना, तो इस वजह से हमारी अकाउंटिंग थोड़ी पॉल्यूटेड हो जाती है। फिर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के बेसिस पर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड विल बी डिफरेंट अंडर डिफरेंट अजम्पशन। तो अभी पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि हम अलग अलग तरह के मेथड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, तो भाई स्ट्रेट लाइन मेथड लगाऊं या WDV मेथड लगाऊं, तो वो मुझ पर डिपेंड करता है। और अगर मैं अलग अलग मेथड लगाऊंगा तो अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की वजह से आपका जो प्रॉफिट है या जो लॉस है वो अलग अलग आ सकता है। तो ये भी बेटा एक लिमिटेशन ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वालिटी की बात ही नहीं करती, वो सिर्फ क्वांटिटी, संख्याओं की बात करती है। इट इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस, ये प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करते हैं, ऑफ प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड एज डिफरेंट एसेट एज शॉन एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब आपने अगर मान लो एक बिल्डिंग ली 2 लाख रुपए की, तो आपने अगर बैलेंस शीट में देखा तो 2 लाख ही दिखाओगे। आज भले वो 2 करोड़ की हो चुकी है, आप नहीं दिखा सकते, ठीक है, हिस्टोरिकल नेचर होता है और वहां पे प्राइस लेवल चेंजेस को नहीं देखा जा रहा ऑब्वियसली। तो आई होप ये भी बात समझ में आ गई है। फिर बात करते हैं यूजर्स इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन लोग इंटरेस्ट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। और 2 कैटेगरी बनाई है, एक है भाई इंटरनल यूजर अंदर के लोग, और एक्सटर्नल यूजर यानी बाहर के लोग। अंदर कौन है भाई? ओनर है, मालिक है, वो खुद जानना चाहता है कि भाई मैंने पैसा लगाया तो कमा कितना रहा हूं मैं। मैनेजमेंट, ये वो है जो चला रहे हैं बिजनेस को, तो भाई सही तरीके से चलाना चाहते हैं तभी इनको सैलरी मिलेगी, और सैलरी मिलेगी तो भाई उसके लिए पहले क्या चाहिए, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करके पहले सही तरीके से काम तो कर लेंगे। एम्प्लॉयज, इनको भाई अपने बोनस की पड़ी रहती है, सैलरी की पड़ी रहती है, ये सिक्योर है या नहीं है, तो ये भी देखना चाहते हैं। कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब भाई मेरी कंपनी अच्छी चल रही, मेरी कंपनी अच्छी चल रही तो मैं सिक्योर हूँ, कंपनी बंद नहीं होगी ना। फिर एक्सटर्नल यूजर के बारे में बात करते हैं। दीज इंक्लूड द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बैंक्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं जो आपको फाइनेंस में मदद करते हैं, पैसा देते हैं, उधार देते हैं, ठीक है, आपके पैसे को हैंडल करने का काम करते हैं। प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन्वेस्टर, तो भाई जो अभी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा वो तो टेंशन में होंगे ही, जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी तो आप पे नजर रखेंगे, वो भी तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना चाहेंगे कि भाई इनका क्या चल रहा है, क्या हम इनमें इन्वेस्ट करें भी या ना करें। फिर क्रेडिटर हो गए, सप्लायर हो गए जो आपको सामान स्टॉक उधार दे रहे हैं, तो भाई उधार भी तब तक मिलता है जब तक आपकी पोजीशन अच्छी है, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, ठीक। तो क्रेडिटर सप्लायर भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख कर ही आपसे डीलिंग करेंगे। गवर्नमेंट और उसकी अथॉरिटीज, तो भाई यहाँ पे क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और क्या है एक्साइज ड्यूटी जो लगती है उसके लिए ईडी जो डिपार्टमेंट होता है, और क्या है भाई GST जो लगता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का एक अलग से डिपार्टमेंट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो वो सारे लोग कहाँ से देखेंगे भाई, आपका जो टैक्स लगेगा वो कैसे लगेगा, वो लगेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लगेगा, ठीक है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अब भाई कंपनीज की बात करें, कंपनी के केस में भाई पब्लिक कंपनी अपने आपको क्या करती है बेटा, रजिस्टर भी कराती है स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इंडिया के अंदर सबसे 2 पुराने बड़े सबसे क्या है भाई, स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है। तो उस पर लिस्ट कराने के लिए भाई कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपके पोजीशन और आपके प्रॉफिट्स इतने होनी चाहिए, तो बेटा वहाँ पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ही जो सेबी है वो आपको अलाउ करता है। और कंज्यूमर और कस्टमर की बात करते हैं, तो भाई पब्लिकली हम क्या कहते हैं, अपने जो बैलेंस शीट्स हैं या अपनी परफॉर्मेंस है वो शेयर करते ही है एज अ कंपनी, क्योंकि पब्लिक से हमारा क्या होता है बेटा, डायरेक्ट रिलेशन होता है कहीं ना कहीं। तो भाई कंज्यूमर और कस्टमर को भी जानने का हक है कि भाई जो हमारे बीच में हमारे सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो भी कस्टमर्स जो हो गए, कंज्यूमर जो हो गए, पब्लिक जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से में इंटरेस्टेड होती है, उनको देखती है और एनालाइज करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं कि बैलेंस शीट कैसे दिखती है, ठीक है। बैलेंस शीट कैसे दिखती है, तो एक इतना तो भाई इतनी बड़ी बैलेंस शीट है तो उसको हमें अच्छे से देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको मैं 1 मिनट दीजिए, अभी दिखाते हैं आपको बढ़िया तरीके से। हाँ, अब देखो, तो भाई मैंने इसको जूम कर लिया है। पहली बात तो ये जो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है उसके हिसाब से बनाई जाती है। कॉलम देख लो बेटा, 1 2 3 4 कॉलम है, ठीक है। पहला तो पर्टिकुलर्स का कॉलम है, इसको देख लो, पर्टिकुलर्स का कॉलम है जिसमें आपको वर्टिकल बनाना है। कंपनी की बैलेंस शीट है तो वर्टिकल बनेगी। तो सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। पहले आप जो बैलेंस शीट देखते थे हॉरिजॉन्टल होती थी, उसमें आपको लेफ्ट हैंड पे क्या दिखाई देता था बेटा, लायबिलिटी, राइट हैंड पे आपको असेट्स दिखाई देती थी। तो ये अब ऊपर पहले इक्विटी और लायबिलिटी आ रहा है और उसके कुछ हेड्स हैं। तो मेजर अगर हम बात करें 3 हेड है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखना है हमें, ठीक है। मेजर 3 हेड है। पहला है शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर कौन है बेटा, मालिक लोग हैं जिन्होंने शेयर्स खरीदे और अपना पैसा दिया और वो मालिक बन गए हैं, थोड़े थोड़े फ्रैक्शनल मालिक,
ठीक है, तो उन्होंने शेयर कैपिटल लगाया, तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आएगी। रिजर्व एंड सरप्लस, जितने भी प्रॉफिट से रिजर्व बनाए हैं, या सरप्लस यानी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो इनका बैलेंस है वो, तो ये भी किसका पैसा है बेटा, शेयर होल्डर का है, तो शेयर होल्डर फंड में आ रहा है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो शेयर वारंट के अगेंस्ट जो मनी रिसीव होती है वो भी इसका पार्ट बनती है। तो ये सारा का सारा पैसा किसका बेटा, एक तरह से शेयर होल्डर फंड का, शेयर होल्डर का पैसा है। और जो आप कैपिटल लिखते थे, अब अल्टीमेटली वो क्या है, उसने जगह ले ली है शेयर होल्डर फंड की, मतलब शेयर होल्डर फंड ने उसकी जगह ले ली है। फिर दूसरा आता है बेटा, अच्छा 1 2 3 4 सही है, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, क्या आपने शेयर एप्लीकेशन का पैसा ले लिया लेकिन आपने अलॉट नहीं करा, तो वो भी यहाँ पे आता है, तो वो भी आपकी लाइबिलिटी है कि पैसा ले लिया, अब आप शेयर तो अलॉट करो, तो लाइबिलिटी ही है आपकी। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो 12 महीने 1 साल से ज़्यादा टाइम लेती है पे करने के लिए, यानी हम उसको 12 महीने के बाद पे करेंगे। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या हो सकती है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो सकती है आपकी, आपका टर्म लोन हो सकता है, बैंक से आपने बहुत लंबे समय के लिए लोन ले रखा है, आपने डिबेंचर ले रखा है, पब्लिक डिपॉजिट है, वो सब यहाँ पे आता है। फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ऐसी टैक्स लाइबिलिटी जो आप 1 साल के बाद ही पे करने वाले हैं। फिर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जो भाई इधर इधर और इसमें नहीं आ रही, वो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आएगी। और फिर लास्ट में आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यानी आपने ऐसे कोई प्रोविजंस बना रखे हैं जो आपको 12 महीने के बाद तक भी डील करने हैं, उसको हैंडल करना है। तो सर आप अभी बता रहे थे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर क्या क्या आता है, टर्म लोन आता है और क्या आता है, डिबेंचर्स आता है, सब कुछ आता है। तो सर इसमें एक एक चीज लिखी क्यों नहीं है, तो बेटा यहाँ पे आपको एक कॉलम दिख रहा होगा नोट्स का, क्या दिख रहा है बेटा, नोट्स का कॉलम दिख रहा है। तो जैसे मान लो कि भाई किसी भी एक हेडिंग के अंदर क्या है, बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो उसको हम यहाँ पे रायते की तरह नहीं फैलाते। जैसे मान लो पहला नोट बनाना पड़ रहा, तो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 1, फिर जब बैलेंस शीट बंद करूंगा मैं, उसके बाद मैं उसकी डिटेलिंग लिखूंगा, उसको बोलूंगा मैं नोट्स टू अकाउंट। क्या बोलूंगा बेटा, नोट्स टू अकाउंट। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट बनते हैं, यानी इसके अंदर और बहुत सारी जो चीज़ें आती हैं, जैसे शेयर कैपिटल की बात कर ले तो इसके अंदर इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, तो वो आता है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर ले, कैपिटल रिजर्व होता है, जर्नल रिजर्व होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट होता है, वो सारी चीज़ें आती है। तो डिटेलिंग क्या कहते हैं, हम नोट्स में दिखाते हैं उसको, और नोट्स में दिखा करके यहाँ पे नोट नंबर लिख देते हैं, और हमें पता चल जाता है कि भाई जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है वो नोट नंबर 1 में 2 में जा करके देख लो, आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी ये अमाउंट कितना कैसे आया। ठीक है, फिर आते हैं करंट लाइबिलिटी पे, जो विद इन 12 मंथ पेएबल होती हैं। अब जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, आपने 12 महीने से कम के लिए कोई उधार ले रखा है पैसा, ठीक। और ट्रेड पेएबल्स, इसके अंदर क्या आता है बेटा, क्रेडिटर्स आते हैं, क्रेडिटर आते हैं, बिल पेएबल्स आते हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज जो इसमें और लास्ट वाले में ना आए, तो वो अदर करंट लाइबिलिटीज में आती हैं। फिर लास्ट में आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो प्रोविजन जो 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपकी पूरी क्या हो गई बेटा, आपकी लाइबिलिटी साइड होगी। यहाँ पे टोटल कर देना, ठीक। यहाँ पे 2 कॉलम क्यों लिखे हैं वो भी देख लो जरा यहाँ पे, अरे रे यहाँ पे 2 कॉलम क्यों लिखे हैं वो देखो जरा, लिखा फिगर फॉर करंट रिपोर्टिंग पीरियड, यानी ये जो करंट ईयर का है, और ये क्या है बेटा, ये है फिगर फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। तो आपको 2 साल का, पिछले साल का और इस साल का दिखाना है, ताकि थोड़ा इजीली कंपेयर हो पाए। ठीक है, अब बात करते हैं असेट्स की। असेट्स में बेटा यहाँ पे लिखेंगे नंबर 2 असेट, और उसके अंदर हेडिंग आएगी, फिर सब हेडिंग आएगी, फिर सब हेडिंग आएगी। तो पहली इसमें 2 ही मेन हेडिंग है, नंबर 1 नंबर 2, यानी नॉन करंट असेट, यानी जो 12 महीने से ज़्यादा तक हमारे पास रहेंगी, जिसको हम सेल करने के पर्पज से नहीं खरीदते हैं। ठीक, जैसे फिक्स्ड असेट, इसके अंदर पहला क्या है, फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट के अंदर क्या आता है बेटा, टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट, वर्क कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। तो भाई इसको देखो जरा, टेंजिबल असेट आपको बता दो, टेंजिबल असेट क्या होती है बेटा, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया। फिर इनटेंजिबल असेट के बारे में बात करते हैं, जैसे गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। और फिर आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब अगर कोई मैं टेंजिबल असेट बनवा रहा हूं, जैसे मैंने बिल्डिंग बनाई नहीं खरीदी, मैं बनवा रहा हूं, तो जितनी जितनी बनती जा रही है वो भी तो मेरी असेट बनती जा रही है, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वो क्या है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिर है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अब मान लो कि कोई रिसर्च चल रही है, भाई मेरा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी जानते हो जो दवाइयां बनाती है, तो भाई कोई वैक्सीन बनवा रहा हूँ मैं, कोई नई बीमारी है या कुछ ऐसा हुआ है, तो उस पर खर्चा होता रहता है। तो जैसे ही अगर मैं वो दवाई बना दूंगा, तो उससे क्या होगा बेटा, उसका पेटेंट राइट होगा, पेटेंट मेरा हो जाएगा। और पेटेंट क्या है बेटा, हमारी इंटेंजिबल एसेट है, तो जैसे जैसे उस पर रिसर्च हो रही है तो उस पर भी खर्चा हो रहा होगा, तो वो क्या है बेटा, हमारी एक इंटेंजिबल एसेट है जो अंडर डेवलपमेंट में है, तो वो भी हमारी एसेट्स में ही शो होगी। ठीक है,
तो ए में क्या आ गया, फिक्स्ड एसेट आ गया। फिर इसी के अंदर नॉन करंट एसेट के अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने से ज्यादा के लिए हम होल्ड करते हैं। फिर डेफर्ड टैक्स असेट्स होती हैं। टैक्स असेट का मतलब क्या हो गया बेटा कि हम रिफंड, जो पैसा कई बार क्या होता है कि हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है, कई बार हमारे लॉसेस अगर हो जाते हैं और हमें डिडक्शंस मिलती हैं, इनकम टैक्स का खेल है, खैर आपको शायद इतना अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन कई बार क्या होता है हमें डिडक्शंस मिलते हैं। अगर आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ बैठना, जो टैक्स फाइल वगैरह करते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो बताएंगे आपको कि भाई जो इंश्योरेंस कराते हैं या LIC वगैरह का डिडक्शंस मिलती हैं, तो उससे टैक्स कम हो जाता है टैक्स सेविंग के नाम पे। तो कभी कभी टैक्स जो आता है ना वो माइनस में आता है, जो टैक्स आता है वो माइनस में आता है। इसका मतलब क्या कि आपको गवर्नमेंट वापस करेगी आपका पैसा, तो वो आपकी टैक्स असेट है। तो डेफर्ड टैक्स असेट मतलब जो आपको 12 महीने के बाद ही मिलेगी, ठीक है, तब तक आपकी वो असेट के रूप में बनी रहेगी। फिर आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कि भाई आपकी कंपनी ने किसी को लोन दे रखा है, एडवांस दे रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो भी आपकी क्या है बेटा, फिक्स्ड असेट है, एक नॉन करंट असेट है। फिक्स्ड असेट तो नहीं, नॉन करंट असेट बोलूंगा मैं उसको। फिर आता है अदर नॉन करंट असेट्स, तो जो इन सब में नहीं आएगी वो बेटा इसमें आ जाएगी, क्योंकि ये कैटेगरी हमें छोड़ के रखनी पड़ती है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमने कभी सोची नहीं होती। फिर आता है करंट असेट्स, दूसरा पॉइंट, जो 12 महीने के अंदर अंदर अपना इकोनॉमिक बेनिफिट हमें दे जाए, वो है हमारी करंट असेट्स। तो क्या है भाई करंट असेट, करंट इन्वेस्टमेंट हमारी जो 12 महीने के अंदर अंदर हम इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, वो इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक वगैरह। फिर ट्रेड रिसीवेबल, जिसके अंदर डेटर्स आते हैं, बिल रिसीवेबल आते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर भाई कैश आता है, कैश एट बैंक आता है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाती हैं। फिर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, कि भाई छोटे समय के लिए, कम समय के लिए, 12 महीने से कम समय के लिए हमने लोन या एडवांस दे रखा है किसी को। और बाकी अदर करंट असेट जो इन सब में नहीं आएगा वो इसमें आ जाएगा। तो मैंने आपको एक एक आइटम को एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आपको क्लियर है, और आपको ये जो 4 कॉलम हैं वो आपको पता होना चाहिए, ये और ये, ठीक। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं भाई नोट्स टू अकाउंट की। यहीं पे मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन नोट्स टू अकाउंट बताएंगे आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, क्योंकि यहां पे भी नोट्स हैं। तो नोट्स तो नोट्स होते हैं, आपको अच्छे से समझा देंगे कैसे होगा। तो भाई यहां पे क्या कॉलम देख लो ध्यान से, पर्टिकुलर का कॉलम है, नोट्स का कॉलम है, फिगर्स फॉर द करंट ईयर और रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है, करंट रिपोर्टिंग पीरियड यानी करंट ईयर का जो भी डाटा है, और फिगर्स फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड यानी पिछले साल का कोई डाटा है तो वो यहां पे लिखा जाएगा, ठीक है। चलो भाई अब देखना शुरू करते हैं इसको। तो मेन तो यही है, इसको समझना है। तो बेटा यहाँ पे देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी आपका जो मेन काम है, ठीक है, मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है, उससे जो आपकी इनकम होती है, जैसे मोबाइल का काम है तो भाई मोबाइल खरीदते बेचते हैं हम, मान लो कन्फेक्शनरी स्टोर है तो हम चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज ये सब बेचते हैं, तो हमारा मेन काम वही है। तो ये होता है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा वो अमाउंट, और इससे अगला चैप्टर क्या पढ़ेंगे बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ेंगे, तो वो भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आएगा तभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे, तो स्टेटमेंट तो समझ लो पहले। फिर अदर इनकम्स भी हैं बेटा। अदर इनकम जैसे मान लो कि भाई मेरा काम तो कुछ और है, लेकिन मान लो मुझे किसी और चीज की कमीशन मिल रही है, जैसे मेरा कन्फेक्शनरी स्टोर है, मैं पेस्ट्री चॉकलेट्स वगैरह ये सब बेचता हूँ, कोई मेरे पास आ रहा है, भैया वो ना मेरे को एक वो चाहिए था, क्या बोलते हैं, मुझे एक बिल्डिंग खरीदनी, मुझे एक घर खरीदना है। तो मैंने कहा भैया मेरे को तो नहीं पता, कह रहे थोड़ी मदद कर दो, कमीशन भी दे दूंगा। तो हमने मदद करी तो हमें कुछ कमीशन मिल गई, तो हमारा मेन काम ये थोड़ी है, लेकिन है तो हमारे बिजनेस की इनकम, मान लो हमारे बिजनेस की वजह से जो भी हुआ है। एक एग्जांपल दिया मैंने, रफ एग्जांपल। तो बेटा ये वाली इनकम, ये वाली इनकम को मिला देंगे, तो बेटा आपको क्या मिल जाएगी बेटा, टोटल इनकम मिल जाएगी, टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके। सारा काम वर्टिकल फॉर्मेट में हो रहा है कंपनीज के केस में। अब इसके बाद बात करते हैं 4th नंबर पे एक्सपेंसेस की। अब जितने भी एक्सपेंसेस उनको देखो बेटा, यहाँ पे जो आपको फॉर्मेट बताया जा रहा है, सेम हर चीज वैसे ही सीक्वेंस में आनी चाहिए, तभी मजा आएगा। और पेपर में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए नहीं आएगी, आप सोचोगे इतना सब कुछ याद करना पड़ेगा, लेकिन बेटा जब भी आपको जीवन में करना पड़ेगा तो आप ध्यान रखना, पहले ये लिखा तो पहले यही लिखा जाएगा, फॉर्मेट ऐसे स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया उसकी कॉस्ट। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी जो परचेजेस आप लिखते थे। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, WIP, स्टॉक इन ट्रेड, तो आपने जो स्टॉक खरीदा या फिर कोई स्टॉक आप बनवा रहे थे तो अभी बना नहीं है पूरा, थोड़ा सा रह रहा है। और फिनिश गुड्स, जो आपका माल बन के तैयार है,
तो बेटा वो सारी चीज़ों में जो भी चेंजेस आते हैं वो लिखे जाएंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट एक्सपेंसेस दे रहे हैं, जो भी बोनस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं या सैलरी वैलरी दे रहे हैं, वो सब यहाँ आ जाएंगी। फाइनेंस कॉस्ट के भाई मैंने कहीं इंटरेस्ट पे करा, डिविडेंड पे करा, वो यहाँ पे आ जाएगा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस वो यहाँ पे आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? टेंजिबल एसेट पे लगता है। अमोर्टाइजेशन किसकी होती है बेटा? इनटेंजिबल एसेट्स की होती है। दोनों का मतलब क्या होता है? टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को कम करना, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस जो बाकियों में नहीं आ रहा वो यहाँ पे आ जाएगा। किसी की भी डिटेलिंग करनी है तो बेटा यहाँ पे नोट टू अकाउंट में नंबर लिख देंगे, ये वाला नोट है, जा करके देख लो, ठीक है। फिर टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे, सारा इनको ऐड कर देंगे, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू आपको यहाँ पे मिला ही हुआ है, तो आपको क्या करना है बेटा? आपको ये करना है कि जो आपका तीसरा नंबर है ये और नंबर 4, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो क्या आएगा बेटा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर इसमें टैक्स आपको क्वेश्चन में गिवन हो कितना, वो माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, और इस तरह से आपका एसपीएल भी बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आपको नोट्स टू अकाउंट बताना है, तो भाई मेरे पास जगह नहीं, मैं यहीं पे बता देता हूँ। जब बैलेंस शीट बन जाए या एसपीएल बना रहे हो वो बन जाए, तो उसके बाद बेटा आपको ना उसके नीचे लिखना नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। नंबर 1, मान लो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो लिखा मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इमेजिनरी नंबर लेकर आपको समझा रहा हूं। लिखा मैंने यहां पे क्या, जैसे टर्म लोन फ्रॉम एसबीआई, एसबीआई से मैंने लोन ले रखा है, मान लो 5 लाख का ले रखा है, वो आ गया। फिर 10% डिवेंचर्स, वो आ गया। कितना बेटा? मान लो ये ले रखा मैंने 8 लाख का डिवेंचर से, तो टोटल मेरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी होगी बेटा? 13 लाख रुपए की होगी, 13 लाख रुपए होगी। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आगे मैं नोट में लिखूंगा नंबर 1 और यहाँ पे लिखूंगा 13 लाख रुपीज। अब किसी को जानना है 13 लाख कहाँ से आया, तो वो क्या करेगा बेटा? नोट नंबर 1 में जाएगा और जा करके यहाँ पे चेक कर लेगा। और ये बात समझ में बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मैंने आपको बैलेंस शीट भी समझा दी, मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी भाई ये चैप्टर इसी तरीके से हमने प्यार से खत्म कर लिया है। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और बाकी सीयूईटी के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। और कैसे जुड़ सकते हैं भाई? समर्थ बैच, समर्थ 2.0 फ्रेश बैच आया है, इसमें आप एनरोल करेंगे, आपका क्लास 12 की भी प्रिपरेशन रहेगी, क्योंकि सिलेबस बहुत सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि सीयूटी में ज़्यादा है, आपकी पूरी क्लास 12 को कवर करता है। तो आप इसमें जुड़ेंगे तो आपको इंग्लिश हिंदी सेक्शन 1 की भी समझाई जाएगी, आपको कॉमर्स के सारे डोमेन, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स सब समझाया जाएगा। जर्नल टेस्ट की प्रिपरेशन का सेक्शन 3 भी आपको मिलेगा यहाँ पे पढ़ने को। तो आपको जब भी एनरोल करना है तो आप कोड लगाएंगे Y550, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक। और कैसे आप कर सकते हैं? Adda24/7 ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे जाएंगे, Adda24/7 सर्च करेंगे, आपको पहली जो वेबसाइट दिख रही है Adda247.com, वहाँ पे आपको जाना है। करना क्या भाई? ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, राइट हैंड पर अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम होगा, वहाँ पे क्लिक करना है, सीयूटी सेलेक्ट करना है और सीयूटी कॉमर्स पे जाना है। यहाँ पे आपको समर्थ बैच दिख रहा है। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं और आपको कोई कोर्स लेना तो कोई भी कोर्स लीजिए, कोड सेम रहेगा। और आपको करना क्या है? उस कोर्स पे जाकर बाय नाउ पे क्लिक करना है। अभी जो भी आपको 6799 का प्राइस दिख रहा है, यानी 6800 रुपये ऑलमोस्ट, उस पर आप कोड लगाएंगे क्या? Y550, ठीक है, Y550। हर चीज़ पे आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड के थ्रू। अप्लाई करते 6639 का हो जाएगा बेटा, ठीक है, लगभग 200 रुपये का डिस्काउंट, 1359 का डिस्काउंट ओवरऑल मिल रहा है इस पर, ठीक है। 17% डिस्काउंट है, अगर आप किसी फेस्टिवल के टाइम पे लेते हैं तो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। तो बस यही थी आज की क्लास में, और आई होप आपको इस क्लास अच्छी लगी होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। तो आपको क्या करना है भाई? इस सेशन को पूरा प्यार देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। प्यार कैसे देंगे बेटा? लाइक करके सबके साथ ये शेयर करना है सेशन, कमेंट करके आपको इस क्लास का ऑनेस्ट फीडबैक देना है कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। पर्सनली आकर मैं देखता हूँ, बहुत मोटिवेशन फील होती है। एंड सब्सक्राइब करना है इस चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो, ठीक है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।